एक साल पहले 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए। इंडिया ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। इंडिया का दावा था कि वो पाकिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बना रहा था। आपको याद होगा कि इससे पहले 22 अप्रैल 2025 को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पहलगाम के मकाम पर एक शिद्दत पसंद हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे। इंडिया ने इसका इल्ज़ाम बकौल उसके पाकिस्तान बेस्ड शिद्दत पसंदों पर लगाया। पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की। खैर, 7 मई को इंडिया के हमलों के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने बुनियान अल मरसूस का नाम दिया। 4 दिन तक जारी रहने वाली इस महदूद जंग में दोनों तरफ शहरी और फौजी हलाकतें हुई और फिर बज़ाहिर अमरीकी मुदाखलत के बाद सीज़ फायर। इंडिया ने अपनी कार्रवाई को वाज़ेह फतह करार दिया। पाकिस्तान ने इंडिया के हमलों का सख्त जवाब देने का दावा किया और अपनी जवाबी कार्रवाई को फतह करार दिया। और सदर ट्रंप बार बार कहते रहे कि जंग उन्होंने बंद करवाई। कई मुबस्सिरीन के मुताबिक इंडिया के दावों को बैन अक़वामी सतह पर उस तरह की कबूलियत नहीं मिली जैसी उसे उम्मीद थी। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि पिछले साल मई की इस लड़ाई ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बरक्स पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फौजी सरबराह आसिम मुनीर को बैन अक़वामी सतह पर नुमायां करने में मदद दी। इन एनी केस अब हाल ये है कि एक साल बाद दोनों ममालिक अब भी एक साल पहले होने वाली इस एस्केलेशन के साए में दिन गुजार रहे हैं। सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं और दोनों ममालिक के दरमियान हालात अब भी ऑल टाइम लो पर हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आज सैरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई के बाद इंडिया और पाकिस्तान की बैन अक़वामी पोजीशन और पॉलिसीज़ किस तरह बदली हैं, और ये भी कि 4 दिन के इस कॉन्फ्लिक्ट ने दोनों ममालिक को क्या दिया। पिछले साल मई में होने वाली इस 4 रोज़ा जंगी कार्रवाई ने इंडिया और पाकिस्तान को किस तरह मुतासिर किया, इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस एक साल में कुछ बदला है, हालात कुछ बेहतर हुए हैं। देखें, उस वक्त इंडिया का कहना था कि उसने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कम से कम 9 मकामात को निशाना बनाया। जैसा कि हमने कहा, इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर उसे आलमी सतह पर एक प्रॉब्लमैटिक रियासत के तौर पर पेश करने की कोशिश की। 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। माहिरीन कहते हैं कि इंडिया शदीद सिफारती कोशिशों के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हुआ। इनफैक्ट इसके बरक्स अब कई इंडियन तज्ज़ियाकार कहते हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की जगह ऐसा लगता है कि खुद इंडिया सिफारती तौर पर आइसोलेट हो गया है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस बरकरार रखी है। और देखा जाए तो इस लड़ाई के दौरान और इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात बिगड़ गए थे वो अब तक संभले नहीं हैं। दोनों के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अब भी ऑफिशियली सस्पेंडेड है। सरहदें, फ़ज़ाई हदूद और तिजारत अब भी बंद है। हाँ, लेकिन जो सीज़ फायर तब तय पाया था वो अब भी बरकरार है। अच्छा, चलें अब आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहाँ से हमारे नामनिगार शकील अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, सबसे पहले तो यही बताएं कि इस एक साल पूरा होने पर वहाँ दिल्ली में इस वक्त क्या कहा जा रहा है? देखें आलिया, ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पर यहाँ कोई सेलिब्रेटरी प्रोग्राम या कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं रखा गया था। बस मुसल्लह अफवाज की तीनों मुसल्लह अफवाज की जो थी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें इसकी कामयाबियों और मुस्तकबिल की तैयारियों वगैरह का जिक्र किया गया। आपको याद होगा कि इंडिया ने जब पहलगाम का वाक़या हुआ था तो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था और उसकी हदूद में कई अहदाफ पर इंडिया ने फ़ज़ाई हमले किए थे। तो क्या इस फ़ज़ाई हमले का जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था वो निकला, इंडिया जो चाहता था क्या वो हासिल हो सका? यही सवाल मैंने इंडिया की खुफिया सर्विस रॉ के साबिक चीफ एस दुलत से पूछा। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई चीज़ कभी डिसाइसिव हुई नहीं, सन 47 से लेके आज तक, है ना। कई बार उन्होंने कोशिश की, कई बार हमने कोशिश की, तो कोई भी चीज़ डिसाइसिव हुई नहीं। तो ये बताएं कि पिछले कुछ सालों से ख़ासतौर से मोदी हुकूमत आने के बाद
जो पॉलिसी रही है इंडिया में वो एक तरह की पाकिस्तान से बातचीत ना करने की रही है। पिछले साल के वाक़े के बाद तो उसको ये हुआ कि आइसोलेट करने की पॉलिसी की इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट हो जाए पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से। तो क्या इसमें इंडिया को कामयाबी मिल सकी है? बल्कि ग्रेजुअली हम आइसोलेट हो रहे हैं। ये आइसोलेशन जो हम चाहते हैं ना, ये पुरानी कहानी है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये है वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान ख़त्म नहीं होने वाला है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान टूट जाएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, कहाँ टूटने वाला है हिंदुस्तान। लेकिन बातचीत कभी रुकनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होती रहनी चाहिए। कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत टेंस हैं, हमेशा रहते हैं, और हालात अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया की पोजीशन टफ से टफ होती जा रही है। अब ये टफ वफ का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या करोगे लड़के। देखिए, मोदी जी 20 बार कह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, अटल जी ने कहा कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। शकील, मैंने इसी बारे में पाकिस्तान के सेनेटर और साबिक वज़ीर इत्तलात और कल्चर मुशाहिद हुसैन से भी बात की और उनसे पूछा कि मई की 4 रोज़ा जंग ने पाकिस्तान को क्या दिया। हिंदुस्तान एक बड़ा हमसाया है, हमसे ज़्यादा मजबूत भी है, हर हवाले से, नंबर्स के हवाले से भी, तादाद के हवाले से भी, उसको हमने शिकस्त दी। दूसरा ये हुआ कि हमारा एक बैनुल-अक़वामी जो एक इमेज है और हमारा जो खित्ते में इमेज है, उसमें एक ख़ास नया ज़ाविये से उजागर हुआ कि पाकिस्तान एक दबंग मुल्क है। ये मुल्क वो नहीं कि जो अपना दिफा नहीं कर सकता, और इसका रोल इस खित्ते में जनूबी एशिया और मशरक़ी वस्ता में है। इट्स रीशेप्ड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया इन माय व्यू। ऑफ कोर्स पाकिस्तान दावा करता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। इंडिया दावा करता है, इंडिया ने भरपूर फतेह का ऐलान किया था उस एस्केलेशन के बाद भी। तो दोनों तरफ से जो नैरेटिव्स हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसके बाद से दोनों मुल्क किस तरह इवॉल्व हुए हैं? मेरे ख्याल में दावा कहना दोनों का वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने हकायक पर बात की। अभी मुझे बताएं कि किसी हिंदुस्तान के स्पोक्समैन ने या तर्जमान ने या फौजी ने या हुकूमत ने ये बताया है कि कितने जहाज हमने उनके गिराए। हमने बुलंद दावा किया कि हमने कहा कि हमने उनके 7 जहाज गिराए हैं, और उस दावे की तस्दीक जनाब हजूर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कर चुके हैं, बार बार। इंडियन खुफिया इदारे रॉ के साबिक चीफ तो कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, और इंडिया ने हमेशा कहा है कि मसले बातचीत से हल करने चाहिए। 2025 की लड़ाई के 1 साल बाद भी अक्सर सियासी और दिफाई तज्ज़ियाकार यही कह रहे हैं कि बातचीत ही वाहिद हल है और जंग से मकसद हासिल नहीं हुआ। शकील, क्या इंडिया में ये राय ज़ोर पकड़ रही है, और क्या मुस्तक़बिल करीब में ऐसा होता नज़र आ रहा है? देखें, यहाँ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से राय बटी हुई हैं, मुनक़सिम हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो आवाज़ें भी उभर रही हैं जो चाहती हैं कि बातचीत का रास्ता खुले, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए। इंडिया ने जब पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमले किए तो उस वक्त ये कहा था कि ये एक बड़ा डिसाइसिव कदम है और इससे टेररिज्म वगैरह का मसला हल हो जाएगा। मैंने इंडिया के दिफाई तज्ज़ियाकार परवीन साहनी से पूछा तो क्या ये मकसद वाकई हासिल हो सका? देखिए, वो हासिल नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता है। उसका कारण बहुत सीधा सा है कि हम अटैक कर रहे हैं टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और टेररिस्ट के ऊपर, और टेररिस्ट की कोई शक्ल नहीं होती। हमको अगर कुछ करना है तो उनके स्पॉन्सर्स पे करना है। पाकिस्तान मिलिट्री से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज पाकिस्तान मिलिट्री के साथ चाइना भी खड़ी हुई है, तो आप कैसे लड़ाई लड़ लेंगे? तो जंग तो है ही नहीं सोल्यूशन। हमारे खुद अफसर हैं, एक वो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने लेसन दिए थे सिंदूर के, और उसमें सबसे मोटी बात ये बोली थी कि इस लड़ाई में हिंदुस्तान के सामने 1 बॉर्डर 2 एडवर्सरीज थे। मतलब पाकिस्तान था पर उसके साथ चीन भी था। तो हमारे लिए मसला हो गया ना कि चीन भी अब मदद कर रहा है पाकिस्तान की। तो हमें सोचना है हम क्या करना चाहते हैं। एक तरह से देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट ने जनूबी एशिया में एक नई हकीकत को जन्म दिया। इंडिया के ज़ाविये से देखें तो उसने प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स, यानी सामने वाले की तरफ से मुमकिन हमलों को रोकने के लिए पहले हमला करने की स्ट्रैटेजी को अपनाया। एक वाज़ेह टाइम बाउंड हिकमत अमली जिसके पीछे जॉइंट अस्करी ताकत और सफारतकारी है।
पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फौरी रिटेलिएशन या रद्द अमल, नैरेटिव या बयानिए पर कंट्रोल और ये वाज़ेह पैगाम कि डिटरेंस अब भी कायम है, ये पाकिस्तानी हिकमत अमली के मेन पॉइंट्स थे। खैर, ये लड़ाई एक भरपूर जंग में तो तब्दील नहीं हुई, लेकिन दोनों मुल्कों ने मुकम्मल फतेह के दावे ज़रूर किए। We extend our heartfelt gratitude to every officer, soldier, airman and sailor of the armed forces of Pakistan who made this success on the battlefield possible through their courage, professionalism and sacrifice. I had a detailed brief on the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan occupied Jammu and Kashmir as well as in Pakistan itself. इंडियन हुकाम ने शिद्दत पसंद बेसिस, लाहौर में एक एयर रेडार सिस्टम को तबाह करने और पाकिस्तान में मुबैना तौर पर शिद्दत पसंद कैंप्स में 100 से ज़्यादा शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया। पाकिस्तानी हुकाम ने इंडिया के अंदर 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने और 5 इंडियन जंगी तैयारों को मार गिराने का दावा किया। दोनों तरफ से एक दूसरे के 40 से 50 फौजियों को मारने का दावा भी किया गया। फिर 10 मई को सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवा दिया है। दोनों ममालिक ने सीज़ फायर की तस्दीक की। यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ख़ास तौर पर कश्मीर के मामले पर हमेशा ही थर्ड पार्टी मीडिएशन यानी किसी तीसरे मुल्क की तरफ से सालिसी को रद्द किया है। इस वजह से भी इंडिया के लिए सदर ट्रंप का ये दावा कि जंग उन्होंने ख़त्म करवाई फ्रस्ट्रेटिंग साबित हुआ है। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने बकौल उनके कश्मीर का 1000 साल पुराना मसला हल करने में दोनों मुल्कों की मदद करने की बात भी की थी। देखिए, हमने ये पोजीशन ले ली कि ट्रंप ने ये सीज फायर नहीं कराया है, तो उससे हमने प्रधानमंत्री की इमेज को स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज बना दिया, तो हमारी तो लोग खुश हैं उससे। पर अगर आप देखिएगा, जब वाजपेयी की सरकार थी और 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, उस समय वाजपेयी की सरकार का जो NSA था ब्रजेश मिश्रा, वो गए थे, उन्होंने बात करी अमेरिका में, कॉन्डोलीसा राइस थी, जैसे कि इस बार डोवल ने बात करी मार्को रूबियो के साथ 8 तारीख की सुबह को ही करी। 6-7 की रात को जंग हुई है, 8 तारीख की सुबह को बात करी है। पर उस समय हमने माना था कि हमें उनकी मीडिएशन चाहिए। अब हम नहीं मानना चाहते। अगर आप नहीं मानना चाहते तो उससे आपका नुकसान ये हुआ है कि आपने अपने रिश्ते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खराब कर लिए हैं। इस लड़ाई का एक नतीजा ये भी निकला है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक तरह से जदीद असलहे हासिल करने की दौड़ शदीद हो गई है। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी नई सालाना रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक 2025 में इंडिया और पाकिस्तान ने अपने अपने दिफाई बजट्स में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। 2025 में इंडिया ने अपने दिफाई अखराजात में 2024 के मुकाबले में 8.9% इजाफा किया, जिसके बाद इंडिया की जानिब से अस्करी मकासद के लिए खर्च की जाने वाली रकम 92.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसी दौरान पाकिस्तान के दिफाई अखराजात में भी 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मुल्क के मजमूई दिफाई अखराजात 11.9 अरब डॉलर तक पहुंच गए। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के दिफाई अखराजात में इस इजाफे की बड़ी वजह मई में इंडिया के साथ मुसल्लह झड़पों के बाद पाकिस्तान की जानिब से चीन से तैयारों और मिसाइल्स की खरीदारी के नए मुआहदे हैं। इसके अलावा पहले से तयशुदा दिफाई सौदों के लिए की जाने वाली अदायगियां भी पाकिस्तानी दिफाई बजट में इजाफे का बायस बनी। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के जंगी नजरिए या डॉक्ट्रिन में वक्त के साथ जिद्दत आई है और अब इसका इन्हिसार सिर्फ रिवायती और बड़े पैमाने के ट्रेडिशनल हथियारों पर नहीं। मेरा नहीं ख्याल कोई तब्दीली आई है, लेकिन जो हमने डिफेंस स्ट्रेटजी तैयार की थी अपनी, हमारा यही था ना कि जी कि जाहिर है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और न्यूक्लियर जंग के मुमकिनात है ही नहीं, लेकिन कन्वेंशनल लेवल पर हम अपना ऐसी सलाहियत रखें कि हम अपना दिफा कर सकें रवायती हथियारों के साथ। तो वो हमारी दिफाई हिकमत अमली कामयाब हुई है। ये पहली ऐसी जंग है जिसमें हमने सरहद पार कुछ नहीं किया, ना वो भी हमारी सरहद के अंदर आए ना हम उनके आए। दूसरा, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रेडार्स, साइबर वॉरफेयर, तो जंग की नौयत अब तब्दील हो गई है। वो जो जंग हम कहते थे ना, जंग होगी, फौजें आ जाएंगी, बॉर्डर क्रॉस करेंगी, टैंक, आर्टिलरी, तोपखाना आगा, वो जमाने चले गए हैं।
It's a new kind of warfare with advanced technology. اور اس ٹیکنالوجی میں سائبر ٹیکنالوجی, الیکٹرانک وارفیئر, ریڈار, میزائلز, ڈرونز, یہ اب کی کروشل ایلیمنٹس ہوں گے. تو جنگ کی نوعیت میں سمجھتا ہوں یہ پہلی جدید 21ویں صدی کی جنگ تھی جس میں نوعیت تبدیل ہوگی. اسی طرح دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان سے لڑائی کے بعد انڈیا کی فوج میں بھی ایک نئی سوچ آئی ہے جس کے تحت انٹیگریٹڈ ملٹی ڈومین وارفیئر یعنی زمین, سمندر اور فضا تینوں کو ملا کر ایک مشترکہ دفاعی حکمت عملی پر توجہ دی جا رہی ہے. مبصرین کے مطابق مئی 2025 سے لے کر اس سال مئی تک انڈین حکومت نے تقریباً $25 ارب فضائی دفاعی نظام, میزائلز اور ڈرونز کی خریداری کے لیے منظور کیے ہیں. اس کے علاوہ حکومت نے نئے جنگی جہازوں کی خریداری کی منظوری بھی دی ہے. سندور نے دونوں ملکوں کو یہ بتایا ہے کہ اگلی جنگ یا فیوچر جنگ کیسے ہوگی وہ بتا دیا ہے. اب دونوں سائیڈ اسی حساب سے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اگلی جنگ جو پہلی جنگ پہلے ہم کرتے تھے اس جیسی نہیں ہوگی. اب دیکھیں, بظاہر یہ بھی لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کی اس ایسکلیشن کے بعد بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت بڑھ سی گئی. ملک کے اندر سیاسی بحران, معاشی مسائل, یہ سب اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن ان کے باوجود پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ اور ساکھ میں بظاہر واضح اضافہ ہوا ہے. اس کی کچھ کلیئر مثالیں ہیں. پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کو پچھلے ایک سال میں نئے خریدار ملے. مشرق وسطیٰ میں ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان واحد اور کافی حد تک کامیاب ثالث کے طور پر سامنے آیا اور پاکستان نے اپنے پرانے اتحادی سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ سائن کیا. ایک طرف صدر ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف ایران کے لیڈرز پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بات واضح ہے کہ امریکہ ایران جنگ کے بعد جیو پولیٹیکل طور پر پاکستان ایک اہم ملک کے طور پر ابھر رہا ہے اور اس کی تازہ ترین مثال جنگ میں اس کی ثالثی کی کوششیں اور دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کروانا ہے. ہماری پالیسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں تبدیل نہیں ہوئی, ایوالو ہوئی ہے. ہمارا رول بڑا ہے, ہماری اہمیت میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارا جو دائرہ ہے, جو اسٹریٹجک اسپیس ہے ہماری, اس میں وسعت آئی ہے. دیکھیں نا کہ اب مڈل ایسٹ میں بھی ہم ہیں, ادھر بھی ہمیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی بات کر رہی ہے, ہم بیٹل فیلڈ میں بھی ڈیلیور کر رہے ہیں, ہم ڈپلومسی میں ڈیلیور کر رہے ہیں. یو این جہاں فیل ہوا, OIC جہاں فیل ہوا, عرب لیگ جہاں فیل ہوئی, EU جہاں فیل ہوا, پاکستان وہ ملک ہے جس پر امریکہ نے اور ایران نے بیک وقت اعتماد کیا اور وہ اعتماد سعودی عربیہ کا بھی قائم ہے, ہمیں ترکیہ کا بھی قائم ہے, چین اور روس کا بھی قائم ہے. تو یہ میرے خیال میں خاصی بڑی سفارتی کامیابی ہے, بلکہ میں کہوں گا یہ تاریخی کامیابی ہے کہ پاکستان جیسے ملک وہ کردار ادا کر رہا ہے جو شاید مئی 2025 سے ممکن نہیں تھا. تو شکیل, پاکستان کے ایران امریکہ جنگ میں جو یہ کردار اس کا ہے, اس کے متعلق انڈیا میں کیسا تاثر پایا جاتا ہے؟ ایک عالمی بحران میں پاکستان کا ثالثی کا کردار انڈیا کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھا. اسے یہاں ایک بہت بڑے سفارتی دھچکے کے طور پر دیکھا گیا ہے. میں نے اس کے بارے میں را کے سابق چیف حزب دولت سے ان کی رائے جاننی چاہی. دیکھیے, یہ اہمیت ہمیشہ ہی تھی, کوئی اس کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے. اٹس ڈپینڈز آن اپنا کس کو کہاں فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے نا, امریکہ کی, اور اگر ہم 47 سے شروع کریں تو امریکہ اور پاکستان تو ہمیشہ ساتھ تھا, اور اس کی ISI اور وہاں پینٹاگن کی بڑی دوستی تھی. تو وہ یہ ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز چلتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. اس لڑائی کے بعد انڈیا اور پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن اور پالیسیز کس طرح بدلی ہیں اور اس نے دونوں ممالک کو کیا دیا؟ دیکھیں, اس پچھلے ایک سال میں پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ اور ساکھ بظاہر بہتر ہوئی ہے, اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی سچ ہے کہ انڈیا سفارتی سرکلز میں اس طرح نظر نہیں آیا, لیکن کیا پاکستان اور اس کے عوام کو اس جنگ اور اس کے بعد کی سفارتی کامیابیوں کی وجہ سے کوئی ریلیف ملا ہے؟ اندرونی سیاسی بحران, فائنانشل کرائسس, اخراجات زندگی سے متعلق مسائل, یہ سب برقرار ہیں. ساکھ, امیج, سٹینڈنگ کا بہتر ہونا اپنے آپ میں بڑی بات ضرور ہے, لیکن اس کا آن دا گراؤنڈ عوام کے لیے حقیقی فائدوں میں تبدیل ہونا بھی ضروری ہے.
جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو دونوں ممالک نے اس جنگ میں جانیں گنوائیں، نقصانات اٹھائے، فتح کے دعوے کیے۔ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تجارت، تعلقات، سفارتکاری سب منقطع ہے۔ اگر کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے تو وہ بد اعتمادی اور ڈیفنس بجٹس ہیں، اور ان دونوں کا ڈائریکٹ امپیکٹ دونوں ممالک کے عوام پر پڑ رہا ہے۔